Good morning, dear students. I am your bio mentor Virendra Sharma. Welcome you on the platform of Virendra Sharma NEET classes. So, dear students, today I am coming with a new topic, and the name of the topic is allergy. ह्यूमन डिजीज़, हेल्थ एंड डिजीज़ के लेसन को हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। तो उसमें हमने आज हम एलर्जी को डिस्कस करेंगे। एलर्जी क्या है, देखिए एलर्जी क्या होती है बच्चों। एलर्जी क्या है, किसी भी पर्सन की हाइपर सेंसिटिवनेस है। किसी भी पर्सन की जो हाइपर सेंसिटिवनेस होती है, हाइपर सेंसिटिवनेस ऑफ ए पर्सन, किसी भी पर्सन की जो हाइपर सेंसिटिवनेस है, कुछ फॉरेन सब्सटेंस, कोई फॉरेन सब्सटेंस, वो डस्ट पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, वो फॉरेन सब्सटेंस कोई स्पोर भी हो सकता है, कोई पोलन ग्रेन्स भी हो सकते हैं, कोई किसी को पेंट से एलर्जी होती है, किसी को वीट से एलर्जी होती है, कई ड्रग्स होती हैं, कोई केमिकल्स है जिसके प्रति हमारी बॉडी क्या है, एलर्जिक है। वो हर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि वो किस केमिकल के प्रति एलर्जिक है उसकी बॉडी। तो वो हाइपर सेंसिटिवनेस है पर्सन की फॉरेन सब्सटेंस के प्रति जो उसकी बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है, वो हाइपर सेंसिटिविटी क्या कहलाती है, वो क्या कहलाती है, वो एलर्जी कहलाती है। क्लियर है। जैसे कई पर्सन्स को कहते हैं बी स्टिंगम, कई बार क्या होता है मधुमक्खी के काटने से ही बहुत ज़्यादा एलर्जिक रिस्पॉन्स, एलर्जी शो होती है हमारी बॉडी को, एलर्जिक रिस्पॉन्स करता है हमारी बॉडी, उस रिस्पॉन्स होगा हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, केमिकल रिलीज करेगी हमारी बॉडी, ठीक है, और वो काफ़ी वो भी एनाफिलैक्टिक शॉक हो सकता है। जैसे पेनिसिलिन का इंजेक्शन कई पर्सन्स को लगाया जाता है तो वो उसकी बॉडी उसके प्रति एलर्जिक होती है। अगर हम ना करें, हिस्ट्री चेक ना करें उस पर्सन की कि भाई वो एलर्जिक है, उसको लगा दिया जाए तो उसकी डेथ भी हो सकती है। तो एलर्जी वास्तव में क्या हाइपर सेंसिटिवनेस है किसी भी पर्सन के स्पोरल सब्सटेंस के प्रति जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाए। इसी प्रकार से जो भी केमिकल्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर एलर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो केमिकल्स विच प्रोड्यूस द एलर्जी इन द बॉडी, जो बॉडी के अंदर एलर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं बच्चे, उन केमिकल्स को हम क्या बोलेंगे, उसको एलर्जेंस कहेंगे। दीज आर कॉल्ड एज एलर्जेंस। जैसे डस्ट है, पोलन ग्रेन है, स्पोर है, नेल है, पेंट है, कोई भी एग्जांपल आप दे सकते हो, पेनिसिलिन है, केमिकल है। क्लियर है। सबसे पहले क्या होता है एलर्जन, सबसे पहले होता है एक सेंसिटाइजिंग डोज होगी। जब पहली बार एलर्जन जब बॉडी के अंदर एक्ट करेगा तो वो माइल्ड एलर्जन होगा, तो माइल्ड एंटीजन के रूप में काम करेगा। तो फर्स्ट टाइम एलर्जन हमारी बॉडी रेस्पॉन्ड करेगी उस एलर्जन के प्रति जो फर्स्टली एंटर किया हमारी बॉडी में, तो वो माइल्ड एंटीजन का काम करेगा। तो हमारी बॉडी जब भी एलर्जी होती है तो हमारी बॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन ई प्रोड्यूस करेगी बच्चे। इम्यूनोग्लोबुलिन ई प्रोड्यूस होता है एलर्जी के केस में। एलर्जी के केस में हमारी बॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन ई एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी, और वो ई एंटीबॉडी क्या करेगा बच्चे, मास सेल्स होती हैं, हमारा कनेक्टिव टिश्यू है उसके अंदर बच्चे मास सेल मिलती हैं। वो मास सेल क्या करती है, वो मास सेल पर जाकर अटैच हो जाएगी वो एंटीबॉडी अटैच टू द मास सेल के ऊपर जाकर क्या हो जाती है, अटैच हो जाती है। क्लियर है। अब सेकंड टाइम फिर सेकंड एक्सपोजर हुआ, ठीक है, एलर्जन का, तो वो जो एलर्जन है, जो एंटीजन है, वो कंबाइन कर जाएगा किसके साथ, एंटीबॉडी जो बाउंडेड है किसके साथ, मास सेल के साथ। जो मास सेल के साथ एंटीबॉडी बाउंडेड है उसके साथ वो क्या हो जाएगा, कंबाइन कर जाएगा। क्लियर है। कैसे, यहां पर मैंने डायग्राम के अंदर दिखाया हुआ है, आपको देखेंगे यहां पर इम्यूनोग्लोबुलिन ई है क्योंकि ब्लड है, ब्लड फ्लो कर रहा है, ब्लड के अंदर तो एंटीबॉडी होती है, तो मास सेल के साथ ये एंटीबॉडी अटैच होगी सेंसिटाइजिंग डोज में। इसके बाद कोई एंटीजन जब एंटर किया हमारी बॉडी के अंदर, वो एलर्जन का काम कर रहा है, तो वो एंटीजन भी क्या हो गया, अटैच हो गया, मास सेल के साथ एंटीबॉडी अटैच हो गई, उस एंटीबॉडी के साथ एंटीजन अटैच हो गया। उस केस में फिर वो क्या करेगा, मास सेल को स्टिमुलेट करेगा कि वो केमिकल रिलीज करे। अब मास सेल केमिकल रिलीज करेंगी, दो केमिकल रिलीज करेंगी मास सेल, एक हिस्टामाइन और एक सीरोटोनिन। दो आप जब ये मास सेल ब्रेक हो जाएंगी, बर्स्टिंग हो जाएगी मास सेल की, तो ये दो केमिकल रिलीज करेंगे बच्चे। एक का नाम है हिस्टामाइन और सीरोटोनिन। यही रिस्पॉन्सिबल है, हिस्टामाइन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एलर्जी। तो ये हिस्टामाइन क्या करेगा बच्चे हमारी बॉडी के अंदर, ये हिस्टामाइन अब क्या काम करता है यहां पर देखेंगे, तो ये हिस्टामाइन क्या करेगा, ये हिस्टामाइन आपको लीकेज कर देगा लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड। तो ब्लड वेसल्स में से क्या होता है, ये ब्लड वेसल्स की कैपिलरी की परमेबिलिटी बढ़ा देगा, कैपिलरी की परमेबिलिटी बढ़ जाएगी, साथ में क्या हो जाएगा, बहुत सारा
ब्लड वेसल्स में जो ब्लड फ्लो कर रहा है तो लार्ज अमाउंट ऑफ जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स में से क्या हो जाएगा, लीकेज होनी शुरू हो जाएगी। जब कैपिलरी की परमेबिलिटी बढ़ेगी तो जो लीकेज शुरू हो जाएगी, बहुत सारा जो ब्लड है वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा और वो टिश्यू के अंदर आ जाएगा। क्लियर है? इसलिए क्या हो जाएगा, ब्लड वेसल्स में से ब्लड जो फ्लो कर रहा है उसकी लीकेज हो जाएगी बहुत सारे फ्लूइड की, और वो टिश्यू के अंदर इकट्ठा हो जाएगा। क्लियर है? तो इसमें क्या हो जाएगा, और हमेशा याद रखना कभी भी एलर्जी होगी तो हमारी बॉडी के अंदर इओसिनोफिल, मैंने बताई थी टाइप ऑफ WBC, इओसिनोफिल का नंबर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये इओसिनोफिल क्या करेगी, उसको खत्म करने का शुरू करेगी। जो एलर्जन आया है हमारी बॉडी के अंदर उसी को मारने का काम करेगी इओसिनोफिल। इसका नंबर बढ़ जाता है एलर्जी के केस में इओसिनोफिल का, और इस कंडीशन को बोलते हैं इओसिनोफिलिया। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज इओसिनोफिलिया, इओसिनोफिलिया कहेंगे। क्लियर है? जैसे हम बात करें, ये मैंने बताया है, तो इसमें क्या होगा, ये चीजें मैंने बताई है, म्यूकस का सिक्रीशन बढ़ जाएगा हमारी बॉडी के अंदर। हमारी बॉडी के अंदर म्यूकस का सिक्रीशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे कि यहां पर क्या हो जाएगा, म्यूकस सिक्रीशन हो जाएगा तो स्पाज्म आ जाएगा। कैसे स्पाज्म होगा ये हम देखें, अगर हम यहां पर देखते हैं, जैसे यहां पर क्या होगा, यहां पर कोई ब्लड वेसल्स में बना देता हूं, यहां पर आपको समझाने के लिए ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल मैंने आपको बताई है, ये ब्लड वेसल्स है। क्लियर है? ये ब्लड वेसल्स में क्या है ये, ठीक है, ये ब्लड वेसल मैं बना रहा हूं आपके लिए समझाने के लिए। क्लियर है? तो यहां पर क्या होगा बच्चे, तो ब्लड वेसल्स में क्या होगा, बहुत सारा ब्लड क्या हो जाएगा, फ्लो कर जाएगा। यहां पर कैपिलरीज में से ब्लड फ्लो करेगा, ये जो ब्लड है वो क्या हो जाएगा, परमेबिलिटी जो बढ़ जाएगी तो ब्लड यहां पर आना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? तो ब्लड यहाँ से क्या हो जाएगा, बहुत सारा ब्लड क्या होगा, ब्लड वेसल्स में थे इस टिश्यू फ्लूइड के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? और यहाँ पर देखो ये ब्लड वेसल्स हैं। क्लियर है? इससे क्या हो जाएगा, जब यहाँ पर फ्लो हो जाएगा तो BP डाउन आ जाएगा बच्चे। जब ये बहुत सारा फ्लूइड यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा तो ब्लड वेसल में से बहुत ज़्यादा लीकेज हो गई, तो इसमें क्या हो जाएगा, ब्लड हमारा जो BP क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, बॉडी का डाउन हो जाएगा, इससे डेथ भी हो सकती है। क्लियर है? ये हम कह सकते हैं, ये हम कह सकते हैं। अब इसमें क्या हो जाएगी, और क्या हो सकते हैं, यही होता है। और सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स यही होते हैं, रनिंग आइज है, रनिंग आइज है, आइज क्या हो जाती है, रनिंग हो जाती है, रनिंग आइज इसके सिम्टम होंगे। स्नीजिंग, वाटरिंग आई, पानी आंखों में से पानी निकलेगा, छींके बार बार आएंगी, ठीक है, और नोज में से पानी निकलेगा, तो ये सारे क्या है, सिम्टम्स होते हैं। क्लियर है? किसके, एलर्जी के। तो एलर्जी कई तरह की होती है, जैसे एलर्जी क्या होती है, हे फीवर। एक और एलर्जी का आपने पढ़ा हुआ हे फीवर, आपने रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में भी जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट आपने प्लांट को पढ़ा है, तो प्लांट में वहां पर आया हुआ पोलन के कारण जो एलर्जी होती है इसको हम हे फीवर बोलते हैं। हे फीवर क्या होती है, पोलन के कारण एलर्जी होती है। जो पोलन की एलर्जी है, पोलन एलर्जी कहलाती है, उसको ए फीवर कहलाती है बच्चे। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये याद रखना है। सेकंड आता है आपको एक और बीमारी, एक्जिमा। एक्जिमा स्किन डिजीज होती है, एक्जिमा स्किन डिजीज है, स्किन की डिजीज होती है। ठीक है, जिसको हम डर्मेटाइटिस भी बोलते हैं, डर्मेटाइटिस की बीमारी भी बोलते हैं। क्लियर है? तो इसमें क्या हो जाता है, रेडनिंग ऑफ स्किन हो जाती है, रेडनिंग ऑफ स्किन, स्किन क्या हो जाती है, बिल्कुल वो लाल हो जाती है बिल्कुल। ठीक है, रेडनिंग ऑफ स्किन हो जाती है, एक्जिमा, ये भी एक बीमारी है किसकी। और तीसरा आपने पढ़ा होगा, एक और आपने पढ़ी होगी एलर्जी की, एस्थमा। एस्थमा भी आपने पढ़ा होगा, एस्थमा ये कॉमन है, कॉमन डिजीज होती है एस्थमा। एस्थमा में क्या हो जाता है, एस्थमा के अगर हम पढ़ें, एस्थमा के अंदर क्या होता है, द टिश्यू सराउंडिंग द ब्रोंकियोल ऑफ लंग, द टिश्यू सराउंडिंग द, जो टिश्यू है सराउंडिंग द ब्रोंकियोल ऑफ लंग, ब्रोंकियल ट्यूब्स होती हैं, ब्रोंकियोल ऑफ लंग, लंग्स की जो ब्रोंकियोल है, जो लंग्स के अंदर ब्रोंकियोल्स हैं, उसके जो टिश्यू है वो क्या हो जाता है, टिश्यू सराउंडिंग द ब्रोंकियोल ऑफ लंग स्वेल अप एंड कंप्रेस द ब्रोंकियोल, स्वेल अप हो जाएगा वो, एंड कंप्रेस द ब्रोंकियोल, और ब्रोंकियोल को वो कंप्रेस कर देगा, कंप्रेस द ब्रोंकियोल, एंड
डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, और सांस लेने में क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी बच्चे। क्यों? क्योंकि म्यूकस सिक्रीट करेगा। क्या होगा कि म्यूकस सिक्रीट हो जाएगा। अस्थमा के केस में क्या होता है, बहुत ज्यादा म्यूकस क्या होता है बच्चे, सिक्रीट होना शुरू हो जाता है। इससे क्या हो जाता है, जब क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा म्यूकस सिक्रीट हो जाएगा, क्लियर है। और वो म्यूकस क्या करेगा, ब्रोंकियोल को क्या कर देगा, उसके स्पेस को कम कर देगा। ब्रोंकियोल के अंदर अगर ब्रोंकियोल ट्यूब्स है, अगर इस ट्यूब के अंदर बहुत ज्यादा म्यूकस इकट्ठा हो जाए तो वो म्यूकस क्या कर देगा, उसके पैसेज को रोक देगा, सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आगे वो क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन पास नहीं हो पाएगी, जो एयर है वो क्या हो जाएगी, क्योंकि ब्रोंकियोल का क्या होती है, वो काफी यूं मान लीजिए म्यूकस के कारण उसका जो एरिया बहुत ही कम हो गया। इससे क्या होती है, एयर पास नहीं हो पा रही है और लंग्स तक नहीं जा पा रही है, जिसके कारण क्या ये हमको सांस लेने में दी होगी। जो टिश्यू है सराउंडिंग द ब्रोंकियोल ऑफ द लंग स्वेल अप एंड कंप्रेस द ब्रोंकियोल। क्यों कंप्रेस हो रही है, क्योंकि म्यूकस सिक्रीशन हो रहा है। इसमें याद कर लेना, ड्यू टू द म्यूकस सिक्रीशन के कारण ऐसा हो रहा है, बहुत ज्यादा म्यूकस सिक्रीट होता है, क्लियर है। और उससे क्या हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत होगी, डेथ हो जाती है पर्सन की, जिसको भी अस्थमा का जो पेशेंट होगा, क्लियर है। तो में से ठीक है, तो हम इसको इस तरह से कह सकते हैं। अगला नेक्स्ट होता है वो हमारा एलर्जी। मैंने बताई है, देखो एनाफाइलेक्टिक शॉक, एक इसमें एनाफाइलेक्टिक शॉक भी होता है बच्चे। क्या होता है एनाफाइलेक्टिक शॉक, इसको डिस्कस करूंगा। देखिए अभी मैंने बता दिया एनाफाइलेक्टिक शॉक, ये लास्ट है। एनाफाइलेक्टिक शॉक क्या है, शॉक। देखिए एनाफाइलेक्टिक शॉक में जैसे किसी को मैंने क्या दिया, इंजेक्शन दिया, किसी को हमने इंजेक्शन दिया किसका, ठीक है, तो इट इज ड्यू टू द बी स्टिंग और ड्रग पेंसिलिन। कोई बी स्टिंग दिया, कोई बी स्टिंग, कोई काटा, किसी मधुमक्खी ने काट दिया, या हमने पेंसिलिन का इंजेक्शन दे दिया किसी पर्सन को। और हमने देखा कि इसकी बॉडी है वो, हमने केस हिस्ट्री चेक नहीं की उस पर्सन की कि वो पेंसिलिन के प्रति वो पर्सन क्या एलर्जिक है, ठीक है। तो उसकी पूरी बॉडी के अंदर क्या होगी, जनरलाइज बॉडी रिएक्शन होगी। तो उसकी सिस्टेमिक एलर्जिक रिएक्शन होगी, उसकी बॉडी के अंदर सिस्टेमिक एलर्जिक रिएक्शन होगी। which affect all the body cells. पर्सन की सारी बॉडी सेल्स के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा उसका। सिस्टेमिक एलर्जिक रिएक्शन होगी विच इफेक्ट ऑल द बॉडी सेल ऑफ ए पर्सन। उस पर्सन की हर एक बॉडी सेल्स के ऊपर क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। क्या होगा इससे, क्या होगा कि मैंने बता दिया कि मास सेल, जो मैंने अभी बताया था आपको कि कोई भी हम क्या करते हैं, जो पेंसिलिन दिया तो हमने क्या होगी, अब एलर्जन का काम किया। हम एक डायग्राम समझ लेते हैं, जैसे पेंसिलिन दिया हमने, पेंसिलिन दिया, पेंसिलिन का इंटरवेनस इंजेक्शन उस पर्सन को दिया, पेंसिलिन का इंटरवेनस इंजेक्शन मैंने लगाया, इंटरवेनस इंजेक्शन उस पर्सन को लगाया, ऐसा मान लेते हैं, इंटरवेनस इंजेक्शन उस पर्सन को लगाया गया। अभी मैंने बताया था आपको कि ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज फ्लो कर रही है, इम्यूनोग्लोबुलिन ई है, वो मास साल पर जाकर अटैच होगी, मैंने बता दिया। और उस इम्यूनोग्लोबुलिन जो एंटीबॉडी है, इम्यूनोग्लोबुलिन ई, उसके साथ क्या अटैच हो गया, उसके साथ एंटीजन अटैच हो जाता है, और वो मास सेल को स्टिमुलेट करता है कि वो हिस्टामाइन को रिलीज करे। यही होता है एक जनरल फिनोमिना एलर्जी का, मैंने पढ़ा है। तो यहां पर क्या हो गया, सिस्टेमिक एलर्जी रिएक्शन, जिसमें पूरी की पूरी बॉडी इफेक्टेड हो रही है, पूरी पूरी बॉडी की हर बॉडी की सेल इफेक्टेड हो रही है। कैसे हो रही है कि इंटरवेनस इंजेक्शन जब लगाया तो उन्होंने क्या किया, तो वो इंटरवेनिक एलर्जन, तो उसने एलर्जन का काम किया, इसने पेंसिलिन ने, पेंसिलिन एक्ट एज एलर्जन, एलर्जन है एक एंटीजन का काम किया, एलर्जेंस का काम किया। उसके कारण क्या होगा, जब एलर्जेंस का काम किया तो वो स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, तो स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, वो स्प्रेड हो गया, फैल गया, थ्रू आउट द बॉडी फैल गया वो बॉडी, क्योंकि
ब्लड तो है ही, ब्लड उसको लेके जाएगा पूरी बॉडी के पार्ट में, उसने फैला दिया उसको, ब्लड ने उसको फिर फैल गया केमिकल। इसके कारण क्या होगी, जनरलाइज स्टिमुलेशन ऑफ मास सेल। तो जनरलाइज स्टिमुलेशन हुआ मास सेल का, मास सेल स्टिमुलेट होगी, जनरलाइज्ड स्टिमुलेशन हो गया किसका, मास सेल का। ऐसा मान लेते हैं मास सेल का आपका जनरलाइज क्या हो गया, स्टिमुलेशन हो गया। अब मास सेल का जनरलाइज स्टिमुलेशन होगा तो आपको पता ही है मास सेल क्या करेगी, लार्ज क्वांटिटी ऑफ हिस्टामाइन रिलीज हुआ, एक लार्ज क्वांटिटी ऑफ हिस्टामाइन रिलीज हुआ, बहुत ज्यादा मात्रा में हिस्टामाइन रिलीज किया हमारी बॉडी ने, मास सेल ने, क्योंकि दुनिया भर बहुत सारी मास सेल्स हैं वो रैप्चर होना शुरू होगी और उन्हें, इससे क्या हो गया, वेसोडाइलेशन हो जाएगा, आपको पता ही है। इसके बाद क्या हो जाएगा यहां से, इसके बाद यहां पर आपको मैंने समझाया था कि यहां पर वेसोडाइलेशन हो जाएगा, वेसोडाइलेशन हमने देखने को मिला। इट मीन्स बहुत ज्यादा जो ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो कर रहा था, कैपिलरिटी मैंने बता दी, प्रोबेबिलिटी बढ़ गई कैपिलरी की, और बहुत सारा जो ब्लड है वो क्या हो गया, ब्लड वेसल्स में से निकलकर कहां आ गया, वो टिश्यू के अंदर आ गया। क्लियर है, वो टिश्यू के अंदर आ गया, बहुत ज्यादा ब्लड फ्लो कर गया टिश्यू के अंदर। इससे क्या हो जाएगा, वेसोडाइलेशन का, लार्ज क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड कम्स आउट ऑफ ब्लड वेसल। तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ ब्लड कम्स आउट ऑफ ब्लड वेसल, बहुत सारा फ्लूइड, लार्ज क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड कम्स आउट ऑफ ब्लड वेसल। तो ऐसा मान लेते हैं बहुत सारा ब्लड बाहर आ गया, लार्ज क्वांटिटी ऑफ ब्लड comes out from blood vessel। ब्लड वेसल में से बहुत सारा ब्लड बाहर आ गया और वो टिश्यू के अंदर आ गया, टिश्यू फ्लूइड के अंदर जाकर इकट्ठा हो गया। इसके कारण क्या हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। और इससे क्या हो जाएगा, इससे डिक्रीज इन द बीपी, इससे बीपी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, बीपी क्या हो गया, पर्सन का डिक्रीज हो गया, डिक्रीज ऑफ बीपी, ब्लड प्रेशर क्या हो गया, ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा बीपी डिक्रीज होगा। इससे उसकी क्या हो सकती है, उस पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। क्लियर है। तो मैं दोबारा फिर बता देता हूं कि पेनिसिलिन का जब हमने इंट्रावेनस इंजेक्शन उस पर्सन को दिया, पेनिसिलिन जब इंट्रावेनस इंजेक्शन दिया गया पेशेंट को, क्लियर है, तो पेनिसिलिन ने एक्ट एज एंटीजन का काम कर रहा है वो पेनिसिलिन, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी में फैल गया वो ब्लड के जरिए, तो जनरलाइज स्टिमुलेशन हो गया मास सेल का, बहुत सारी मास सेल का रैप्चर होनी शुरू हो गई। मैंने बता दिया इम्यूनोग्लोबुलिन ई बना, वो बाइंड हो गया मास सेल पर जाकर, वहां पर एंटीजन बाइंड हो गए मास सेल में, मास सेल का रैप्चरिंग शुरू हो गया, तो वहां पर हिस्टामाइन रिलीज होना शुरू हो गया। और हिस्टामाइन क्या करता है, वेसोडाइलेशन करा देता है, मैंने बता दिया, प्रोबेबिलिटी बढ़ा देता है, किसकी, ब्लड वेसल की प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। इससे क्या होता है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ ब्लड है वो ब्लड वेसल्स में से क्या होगा, निकल गया और वो कहाँ गया, टिश्यू फ्लूइड के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो गया। इसके कारण क्या हो गया, बीपी ऑटोमेटिकली बहुत ही ज्यादा बीपी डाउन हो गया, और बीपी के डाउन होते इस पर्सन की क्या होगी, डेथ होगी। इसको बोलते हैं एनाफाइलेक्टिक शॉक, दिस इज कॉल्ड एज एनाफाइलेक्टिक शॉक, एनाफाइलेक्टिक शॉक। तो इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, इस तरह से क्या होता है, हमारा ये काम करता है एलर्जी। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर टॉपिक related to the allergy. So I end up my video. Thank you very much.